अनुरोध करते हैं कि जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे कमेंट्स में डालिए। और एक नाम बार बार आया और आज हमारे लिए बड़ा दिन है कि वो डायरेक्ट सेलिंग का बड़ा नाम, एक ऐसा चेहरा जिससे सभी लोग प्रभावित होते हैं, इंस्पायर होते हैं, लेकिन स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो बहुत मोटिवेट होती हैं और उनके जैसा बनना चाहती हैं। आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। आज हमारी मेहमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं सुरभि सिंह। सुरभि, चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। आज यहाँ आपके बीच होना ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि जब मैंने आपके सेशन में विवेक सर का प्रोग्राम देखा था तब से कहीं ना कहीं मेरा ड्रीम था कि मैं भी कभी ना कभी आपके इस शो में आऊं। और डेफिनेटली मैं लगातार आपका हर शो जरूर देखती हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ से सीखने को मिल रही हैं लगातार। सो थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि। आपको मैंने एक्चुअली ना कई बार सुना यूट्यूब पे, कुछ रिकमेंडेड वीडियोस में आपका नाम आया और उसी दिन से हमारी लिस्ट में आपका नाम आ गया था और आपने समय निकाला, स्पेशली प्रयागराज से आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ें उससे पहले कुछ कॉम्प्लीमेंट्स व्यूअर्स ने आपके लिए लिखे हैं, वो पढ़ना चाहता हूं। टाइगर कैलाश शर्मा ने लिखते हैं, ट्रू इंस्पिरेशन फॉर ऑल यूथ। घनश्याम दुबे लिखते हैं, द वेट इज ओवर हियर कमिंग द लाइन्स ऑफ यूपी। बिगेस्ट इंस्पिरेशन गर्ल, यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया एंड माई ग्रेट मेंटर मिस सुरभि सिंह। अजय वर्मा लिखते हैं, वाओ इट्स अमेजिंग एंड फेबुलस, सुरभि मैम इज कमिंग। आपके लर्निंग के कमिटमेंट ने बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव किया है। उसके बाद लिखते हैं अजय, नेटवर्क मार्केटिंग की क्वीन आ रही है। वैशाली सिंह ने लिखा है, ग्रेट न्यूज, द लीडिंग लेडी ऑफ CWSV। और नितिन ने लिखा है डायरेक्ट सेलिंग की महादेवी वर्मा का स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो इनमें से आपको सबसे अच्छी उपाधि कौन सी लगती है? सर लगभग सभी उपाधियां मेरे लिए बहुत ही सम्मानित मुझे फील करा रही हैं और एक जिम्मेदारी महसूस कराती हैं कि अगर इतने सारे लोग आपको इतना सम्मान देते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर उन लोगों को सही डायरेक्शन देना, ताकि वो सभी लोग इस इंडस्ट्री में जो उम्मीद लेकर आए हैं वो सभी सफल हो। दैट्स ग्रेट सुरभि। सबसे पहले आपका अब तक का सफर, ताकि हम उससे कुछ सबक सीख सकें। सर मैं यूपी से हूँ, यूपी में प्रयागराज, और प्रयागराज में एक छोटा सा गांव है पीपल गांव, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। बर्थ प्लेस भी वही रहा और मेरी मदर एक प्राइवेट स्कूल में टीचर रही। बहुत ही जब हम बहुत बच्चे थे, छोटे थे, तभी से मम्मी ने काम करना शुरू किया। मेरे फादर एक ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर रहे, उन्होंने कई सारे बिजनेसेस अपने लाइफ में किए। तो मेरी स्कूलिंग वगैरह भी सब प्रयागराज में ही हुई। और बचपन से ही हम 2 भाई 2 बहन हैं, तो मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी इसी इंडस्ट्री का पार्ट हैं। बचपन से हम लोगों ने जो एक चीज देखी कि पेरेंट्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। फादर ने एक बिजनेस किया, उसके लिए बैंक लोन लिया, बैंक लोन लेने के बाद बिजनेस जिस पर्पज से लिया वो पर्पज पूरा नहीं हुआ और कहीं ना कहीं वो कर्ज में आए। एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से सारे बिजनेसेस फ्लॉप होते गए। तो कहीं ना कहीं मम्मी के ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई कि अब कुछ ना कुछ हाथ बटाना पड़ेगा। तो मम्मी ने प्राइवेट स्कूल में टीचिंग शुरू करी, क्योंकि शादी के पहले भी वो टीचर थी, टीचिंग किया करते थे। तो शादी के पहले तो वो उनका पैशन था, शौक था, हॉबी थी, जिस वजह से वो ऐसा करती थी। लेकिन शादी के बाद कहीं ना कहीं वो एक जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई कि ऐसी स्थिति है तो मुझे सपोर्ट करना अब जरूरी है। तो हमने देखा कि मम्मी स्कूल में होती थी, फिर स्कूल के बाद वो स्कूल में ही रुककर और कोचिंग पढ़ाना बच्चों को, ताकि कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग हो सके। घर आते थे तो मम्मी के आने के पहले बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी घर में आ चुके होते थे, मम्मी उनको पढ़ाने में जुट जाया करती थी। तो बचपन में हमें मम्मी का बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता था। बहुत ज्यादा वो बिजी रहती थी और उस समय मुझे भी ये लगता था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे एटलीस्ट मम्मी को कुछ सपोर्ट कर सकूं। तो मैं 7th क्लास में थी। मम्मी जब भी स्कूल से आती थी, उन्हें लेट होता था, तो मम्मी के आने के पहले मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती थी। तो उस समय अच्छा लगता था जब लोग मैम बोलते थे, सिग्नेचर कराने के लिए कॉपीज लाते थे। तो
वो मैंने शुरू किया। धीरे धीरे आसपास के जो गार्जियन थे उन्होंने मम्मी को बोला कि ठीक है मैम, अगर आप लेट हो जाते हैं, नहीं आ पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपकी बेटी अच्छा पढ़ाती है, तो अगर ये भी पढ़ाएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू में तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत अर्ली एज में वो रिस्पेक्ट जो मिलनी शुरू हुई वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे जो कजन होते हैं, मेरे भाई बहन है, सब लौटते हैं तो सब टीवी देखना, कार्टून नेटवर्क, खेलना कूदना, लेकिन मेरे साथ कहीं ना कहीं एक बंधन बनता जा रहा था कि मुझे खेलना नहीं है, बच्चों को पढ़ाना है। तो वहां से करियर की शुरुआत हुई, वहां से पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए जो करियर डिसाइड किया था दैट वाज टीचिंग प्रोफेशन, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी सेफ सिक्योर जॉब फॉर फीमेल्स। तो मेरे पेरेंट्स ने भी यही सोचा था कि भाई सेफ है, बहुत सम्मान मिलेगा और लड़कियों के लिए तो यही अच्छा है। तो मुझे भी काफी समय तक यही लगा कि मुझे टीचर बनना है, क्योंकि मम्मी भी टीचर हैं, पापा भी बोलते हैं टीचर बनना है, और मैं खुद भी ऑलरेडी वही काम कर रही थी। तो मैंने भी कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे टीचर बनना है। इसी दौरान जब मैं कॉलेज में थी, मेरे फादर ने एक नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी और उन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट करी थी हमारे कोचिंग में, क्योंकि मेरे एल्डर ब्रदर अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे, कंप्यूटर क्लासेस चलाया करते थे। देन वहां पे जब मैंने पहली बार सुना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि कैसे मिडिलमैन होते हैं, कंपनी टू कंज्यूमर चीजें अगर डायरेक्ट हो, तो अगर इंडियन कंपनी है तो पैसे इंडिया में रहते हैं, इंडियन जो गवर्नमेंट है उससे स्ट्रेंथन मिलती है, उससे रेवेन्यू मिलता है, तो ये मेरे लिए सबसे अपीलिंग पॉइंट था उस समय। क्योंकि मैं चाहती थी कुछ ऐसा जरूर करूं जिससे मेरे नेशन को मेरे थ्रू कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और दैट वाज द बेस्ट अपीलिंग पॉइंट फॉर मी एंड आई स्टार्टेड द जर्नी। मैंने सेमिनार देखा और वहां फिर मेरे पापा को मैंने बोला कि आई वांट टू ज्वाइन दिस इंडस्ट्री। देन फादर क्योंकि इसी इंडस्ट्री में थे, तो मेरे लिए एक अच्छी बात ये रही कि मुझे घर का सपोर्ट मिला। इस काम को करने के लिए घर वालों ने कभी नहीं कहा कि ऐसा कैसे, ये तो बुरी चीज है या इसमें करियर है या नहीं। जबकि उस टाइम पे अगर मैं देखूं तो आसपास इस इंडस्ट्री में कोई फीमेल अचीवर नहीं थी जिसको मेरे पापा देखते और कहते कि देखो वो है, वैसा तुम्हें बनना है। कौन से साल की बात है सुरभि? ये सर बात है आई थिंक 2010 की। 10 की? यस सर। तो उस समय नो वन वाज देयर, मतलब पापा ने जब मैंने स्टार्ट किया तो उनका खूब सपोर्ट मुझे मिलता था। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद मुझे लगा कि एक बाउंड भी है, क्योंकि पापा कहते थे किसी से मिलना है तो उन्हें अपने इंस्टीट्यूट बुला के मिलो, घर पे बुलाओ, किसी के घर नहीं जाना है। फिर ये इस तरह की वो चाहते तो थे कि मैं काम करूं, लेकिन उनकी कंडीशंस भी कुछ थी। और धीरे धीरे जब मैंने मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में आना जाना शुरू किया तो मुझे एक बात रियलाइज हुई कि ये काम ऑफिस में बैठ के नहीं किया जा सकता, ये काम घर में रह के नहीं किया जा सकता। आपको लोगों के पास जाना है। आप कितने लोगों का इंतजार करेंगे कि लोग आके आपसे मिले? वो बहुत कम लोग होंगे जो आपसे आके मिलना चाहेंगे, ज्यादातर लोगों के पास आपको जाना होता था। तो वहां से मैंने फिर ये रियलाइज किया कि नहीं, मुझे जाकर लोगों से मिलना पड़ेगा। सारे लोग मेरे पास मिलने ऑफिस में नहीं आएंगे, सारे लोग मेरे घर नहीं आएंगे। तो धीरे धीरे करके फिर मैंने ये बात रियलाइज करी और लोगों से मिलने जाना शुरू करना। और सर उस समय बड़ा चैलेंज था क्योंकि मुझे वेन्यूज नहीं पता होते थे। अच्छा। जैसे अभी तो बहुत अच्छा है, ओला कैब, उबर कैब, आपने लोकेशन डाली, आप दुनिया में कहीं भी, अभी तो मुझे लगता है आप मुझे वर्ल्ड में कहीं भी भेज देंगे, अगर मेरे पास एक मोबाइल नंबर है देन आई विल रीच देयर। लेकिन उस समय मैं कई सारे ऐसे मैंने मीटिंग्स किए हैं जहां पे मैं लोकेशन पे पहुंच नहीं पाई और मुझे वापस आना पड़ा विदाउट एनी मीटिंग। अच्छा। क्योंकि वेन्यूज में ढूंढ नहीं पाती थी। कॉलेज से घर का पता मुझे मालूम था और बहुत लिमिटेड लाइफ होती थी कि कॉलेज से घर जाना है, एक आध और एड्रेस मुझे पता होते थे, इसके अलावा प्रयागराज में मुझे कोई लोकेशन पता नहीं होती थी। तो ऐसा कई बार हुआ, ढूंढते 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 बहुत लेट हो गया और मैं पहुंच नहीं पाई। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा लगा कि लोग इस इंडस्ट्री को नहीं समझ रहे हैं। सेमिनार्स में जाके खूब मोटिवेशन तो मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये ड्रीमर्स की दुनिया है, बहुत एक्साइटमेंट, एनर्जी, पॉजिटिविटी, एवरीथिंग इज देयर। जो एक इंसान अपनी लाइफ में पाना चाहता है वो सारी चीजें यहाँ से ली जा सकती हैं। बाहर आते थे जब लोगों से मिलते थे और लोगों का जो व्यू था इस इंडस्ट्री के प्रति दैट वाज नेगेटिव, फुल्ली नेगेटिव। लोग आपको सेल्स गर्ल समझते थे, अच्छा साबुन तेल मंजन बेचते हो, अच्छा। तो ऐसी लोगों की दृष्टि थी क्योंकि लोग इस इंडस्ट्री को नहीं समझ पा रहे थे। फीमेल होने के कारण मुझे लगता है चैलेंजेस थोड़े और बड़े थे। एक तो इंडिपेंडेंटली बाहर आना जाना, और क्योंकि मैं गांव से थी, मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ शाम के बाद तो कोई घर से, जेंट्स भी ज्यादातर नहीं निकलते थे, 7 बजे तक सबका पैकअप, सारे लोग घर के अंदर। तो फीमेल होके बाहर रहना ये बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। और डर भी लगता था, किसी अननोन पर्सन के घर अगर हम जा रहे हैं तो एक डर भी होता था कि पता नहीं कैसी फैमिली होगी, पता नहीं कैसे लोग होंगे।
बावजूद इसके बस ये था कि करना है, और जब आप किसी काम को करना चाहते हैं तो आपका दिमाग आपको रास्ते बताता है, वो आपको टेक्निक्स बताता है, वो आपको सुझाव देता है। तो मैं जब किसी के घर जाती थी तो मैं बोलती थी कि अभी मेरे ब्रदर मुझे छोड़कर गए हैं यहाँ पर, अभी वो 1 घंटे के बाद मुझे लेने आएंगे। ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे अपनी सेफ्टी के लिए ये चीजें बोलनी है ताकि मैं सेफ रहूं। और जाके प्लान करना, प्लान में 3-4 बार सामने वाले व्यक्ति को भैया बोलना, ये सारी टेक्निक्स में लगाती थी और मुझे लगता था कि इस तरह करके मैं आगे बढ़ूंगी और मेरे सामने हर्डल्स कम हो जाएंगी। तो इस तरह से सर मैंने शुरुआत करी और धीरे धीरे करके मुझे कुछ रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए। चैलेंजेस बहुत सारे थे, लेकिन बावजूद इसके कि अगर आपका कमिटमेंट लेवल बहुत हाई है और आप में पेशेंस है, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपसे बहुत सारा पेशेंस मांगती है, तो मुझे लगता है पेशेंस के साथ अगर आप लर्निंग एटीट्यूड के साथ जमे रहने की स्थिति में रहते हैं कि आप जमे रहेंगे, आप क्विट नहीं करेंगे, तो आप अगर क्विट नहीं करने की जिद पर हैं तो सफलता फिर मजबूर है आप तक आने के लिए। और मुझे लगता है कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अपलाइंस मिले, उनके मेंटरशिप में मैंने जब सीखना शुरू किया, एक सही डायरेक्शन मिला, तो चीजें जो सोच कर आए थे वो चीजें पॉसिबल होनी शुरू हो गई। That's great, wonderful। सुरभि, आपकी अब तक की स्टोरी से एक तो हम लोग ये सीखें कि बीइंग ए फीमेल थोड़े इश्यूज तो हैं, लेकिन हाँ उसके तरीके निकाले जा सकते हैं और पेशेंस चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने शेयर किया। और फैमिली की सपोर्ट जरूरी है। आपके साथ में ऐसा था, फादर पहले से थे नेटवर्किंग में, तो आपको सपोर्ट मिल गया। और जो फीमेल हैं वो करना चाहती हैं, तो उनको आप क्या गाइड करेंगे? फैमिली की सपोर्ट लेना जरूरी है, और लें तो फिर किस प्रकार से लें? यस सर, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको फैमिली सपोर्ट मिलता है देन आप बाहर से अगर लोग आपको नहीं भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो भी आप मूव ऑन करेंगे, आप कैरी ऑन रखेंगे अपनी जर्नी को। लेकिन अगर घर से लोग टांग खिंचाई शुरू करते हैं, सवाल पूछना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं मन आधा होता है, आप टूटना शुरू हो जाते हैं। तो फैमिली सपोर्ट अच्छा है, और ये मेरे लिए अच्छा रहा कि फादर इंडस्ट्री में थे, वो मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो वो कभी भी बहुत ज्यादा रोका टोकी कर नहीं सकते थे, क्योंकि मेरे पास था कि भाई लेकर तो आप आए हैं, तो कैसे आप रोक सकते हैं। लेकिन अदर मैं जगहों पे बात करूं तो यस, हमें पर्पसफुली अपनी फैमिली को इस एनवायरनमेंट में लेकर आना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका बेस्ट वे है कि अगर आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो अपनी फैमिली में हम होम मीटिंग्स के कल्चर को सर लेके चलते हैं। आप अपने घर में अगर होम मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, अपने अपलाइंस को बुलाते हैं, तो उस समय अपनी फैमिली से जरूर इंट्रोड्यूस कराइए, ताकि उन्हें पता हो कि आप किस तरह के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, किस तरह का कल्चर है उन लोगों का। और जब आपकी फैमिली भी आपके टीममेट से मिल लेती है, आपके अपलाइन से मिल लेती है, देन वो थोड़ा सा सेफ और सिक्योर फील करते हैं। उन्हें ये पता चलता है कि नहीं, यहाँ पे जेंटलमैन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे संस्कारों वाले लोग हैं। तो जब उन्हें ये रियलाइज होना शुरू हो जाता है, उनकी सक्सेस आप दिखा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी इमेजिन करने लगते हैं कि जो सक्सेस उनके पास है वो सक्सेस कभी मेरे परिवार में भी आ सकती है। तो धीरे धीरे करके वो फैमिली सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो जरूर अपनी अपलाइन से अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कराएं, मिलाएं उन्हें, और अपनी फैमिली को जब भी मौका मिले तो आप इवेंट्स में जरूर लेकर जाएं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके, एक बार में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके आप फैमिली सपोर्ट को गेन कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चन लेता हूं सुरभि। यस सर। ये प्रश्न है मुकेश महाता का। हमारी माताओं बहनों को घर से निकलने के बाद विशेष तौर पर टीम में अपनी छवि के ऊपर किस तरीके से ध्यान रखने की आवश्यकता है? किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है ताकि लोग उनके बारे में कुछ बुरा न सोचें? सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ये, क्योंकि अगर आप वर्किंग वुमन हैं और अगर आप वर्क करना चाहते हैं और खासकर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, देन आपकी इमेज, आपकी जो छवि है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जब आप इस इंडस्ट्री में निकलते हैं तो धीरे धीरे करके एक ऐसा ग्रुप आता है जो आपको अपना आइडियल मानना शुरू करता है, वो आपको अपना रोल मॉडल बनाते हैं, आप जैसा दिखना चाहते हैं, आप जैसी अचीवमेंट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके साथ होती है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि हर पर्सन को, फीमेल्स और फीमेल्स के साथ अदर मैं अगर बात करूं, हर किसी को अगर सफलता को हम अपनी एक जिम्मेदारी मानते हैं तो
आप गलती से भी गलती नहीं करने वाले एटीट्यूड में हमेशा रहेंगे। आपको ये पता है कि आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी जैसा है या आपके पीछे चल रहे हैं, तो अगर आप एक गलत स्टेप लेते हैं तो आपका वो एक गलत स्टेप हजारों लोगों के लिए एक ऐसा मैसेज होता है कि वो भी अगर आपको फॉलो कर जाते हैं। तो एक लीडर को हमेशा सोच समझ के बहुत सारे डिसीजन लेने चाहिए। और फीमेल्स की बात करें तो ऑब्वियसली आपको घर से थोड़ी बहुत फ्रीडम मिलनी शुरू होती है, जो अगर मैं अपनी ही बात करूं तो अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होती तो मेरे लिए इतनी फ्रीडम जो आज मुझे मिल रही है ये सोच पाना भी बहुत मुश्किल की बात है। तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अगर आपका परिवार आप पे भरोसा करता है, आप पे विश्वास करता है, आपको कहीं भी आने जाने की परमिशन दे रहे हैं, तो आपको उनके विश्वास को बना के रखना होता है। अगर आप उनके विश्वास को बना के रखेंगे तो आगे की जर्नी भी आपके लिए इजी रहेगी। और अदरवाइज क्या होगा कि आप जैसे ही उनका विश्वास आपसे उठेगा, आपके लिए बहुत सारे फिर हर्डल्स आएंगे, आपको रोक दिया जाएगा और फिर आप अपने सपनों से अछूते रह जाएंगे। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया सुरभि। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, शिवानी पृथ्वी का प्रश्न है, मैम आपकी टीम में मोस्टली जो सीरियसली आपके बिजनेस पार्टनर हैं वो 35 to 40 एज ग्रुप के लोग हैं जो काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो आपने बीइंग ए स्टूडेंट एंड गर्ल कैसे इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाया? तो ये पूछना चाहते हैं कि अगर किसी की एज कम है, कोई स्टूडेंट है और वो अगर अपनी से बड़ी उम्र के लोगों को बिजनेस में लाना चाहता है तो कैसे लेके आए और कैसे उनके साथ में काम करें? बिल्कुल सर। और इनिशियली अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है तो ये चैलेंज आपको जरूर होगा, क्योंकि जो लोग आपसे सीनियर हैं, आपसे एल्डर हैं, कहीं ना कहीं एज से वो आपकी नॉलेज को जज करते हैं। वो एज से उन्हें लगता है कि जितनी इनकी उम्र है उतना तो हमारा तजुर्बा है। ऐसे ऐसे डायलॉग भी आपको सुनने को मिलते हैं। और मुझे याद है एक इंसिडेंट मुझे खुद अपने साथ जो हुआ, मुझे एक कॉलोनी में जाके मीटिंग करनी थी और वो मीटिंग थी एयरफोर्स में जो लोग जॉब कर रहे थे उस कॉलोनी में मीटिंग करनी थी। तो वहां से कॉल आई कि मैम, मैं ऑन द वे थी, मैंने कहा बस मैं पहुंच रही हूँ। तो लोग वेट कर रहे थे कि आपकी मैम आ जाएंगी, बात बताएंगी कुछ। जब मैं वहां पहुंची तो उन्हें पता ही नहीं चला कि मैम आ भी चुकी हैं। अब मैं बैठ गई और फिर ये हुआ कि चलिए बातचीत शुरू करते हैं। तो उन्हें जैसे ये पता चला कि मैं कुछ बताने वाली हूँ तो अचानक से उन्होंने मतलब मीटिंग नहीं सुनी। वो एक आप कह सकते हैं कि मेरे लिए बहुत ही झटका था कि उन्होंने सिर्फ मुझे एज से जज किया कि ये लड़की क्या बताएगी, इसको खुद ही कितना पता होगा। इतना सुनने के बाद तो मतलब मुझे लगा कि बहुत अपमानित हो रही हूँ। और उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने कहा कि आप इन्हीं लोगों को बता दीजिएगा, जो होगा मैं इनसे जान लूंगा, और वो चले गए। तो वो मेरे लिए एक बहुत झटका था, बहुत बड़ा झटका था। और मुझे लगता है अगर आप स्टूडेंट हैं, एक दो एक्सपीरियंसेस आपके साथ ऐसे भी हो रहे हैं तो भी आपको गिव अप नहीं करना है, आपको टिके रहना है, क्योंकि ये अनुभव भी आपके लिए एक कहानी बनेंगे। जब आप सफल होंगे तो आप लोगों को ये बताएंगे कि ऐसी यात्रा आपने भी करी है। लोगों को ऐसा नहीं लगे कि आपको तो सब अच्छे अच्छे लोग मिल रहे थे या आपको कभी ऐसे ऑब्जेक्शंस नहीं मिले। नहीं, हर किसी को ये ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करना पड़ा है। और मुझे भी लोग ऐसा ही बोलते थे, अरे लड़की ये क्या बताएगी, ये तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, इन्हें क्या पता होगा। इन्हें मेरे मामा ने मुझे बोला, मैं उनके पास जब गई थी मैंने मामी को समझाया प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, तो उन्हें मेरी बात समझ में आई। लेकिन क्योंकि डिसीजन लेने वाले तो मामा थे, अब जब उन्होंने मामा को बोला कि ऐसा ऐसा ये बता रही है ऐसा, तो पहले तो उन्होंने सुना और फिर उन्होंने बोला कि देखो ये सारे काम करने वाले नहीं है, ये काम अच्छे नहीं होते हैं, तुम पढ़ने में अच्छी हो, पढ़ाई पे ध्यान दो और इन सारे कामों से। तो ये इनिशियली सभी ने झेला है, सभी को ये बताया गया कि आप इस इंडस्ट्री के लिए नहीं हैं या ये इंडस्ट्री टिकाऊ नहीं है। आप यहाँ पर देखो ना कौन कामयाब है, और सच में किसको दिखाते हैं, उस समय तो कोई दिख नहीं रहा था आसपास जिसको हम दिखाए कि ये व्यक्ति सफल है और इनके जैसा बनना है। तो ऐसे ही रास्तों से गुजर के आपको वो लोग मिलेंगे जो लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। हर व्यक्ति नहीं करेगा, कोई व्यक्ति आपकी उम्र का, आपकी नॉलेज का, इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत अर्ली एज में इस इंडस्ट्री में आए, देन यू आर ब्लेस्ड। अगर किसी व्यक्ति ने 40s में जर्नी स्टार्ट करी, अगर आपने 20th में जर्नी स्टार्ट करी है तो आप 20 साल पहले हैं, आप 20 साल ज्यादा फायदा ले सकते हैं, आप 20 साल तक उस सक्सेस को एंजॉय कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपने ऊपर काम करना है, ताकि आप जब बोलें
तो लोग आपकी उम्र भूल जाएं, वो लोग भूल जाएं कि आप कितनी एज के हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हुए दुनिया में जो बहुत कम एज में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लोगों ने निभाई हैं। तो मैं हमेशा अपने आप को उनसे रिलेट करती थी। मैंने सुना था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एट द एज ऑफ 23 वो एक मॉर्टियर बन चुकी थी। तो आप सोचिए कि हर किसी के साथ तो हर किसी ने अपनी लड़ाई खुद से लड़ी है। आप बोलें तो लोग उम्र ना देखें, आपका अनुभव ऐसा हो, आपकी नॉलेज ऐसी हो, आपके कंटेंट पे आपकी पकड़ इतनी होनी चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप तैयारी बढ़ाएं और ज्यादा सीखें और अच्छी बातें करें, अपने कंटेंट पे मास्टरी लें, ताकि लोगों को लगे ही ना कि आप कितनी उम्र के हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं सुरभि। यस सर। ये प्रश्न है डॉक्टर दीनदयाल चौरसिया जी का। टीम रीपरचेज ना करें तो क्या करें? और मुझे लगता है कि ये एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है, मतलब ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ये कह सकते हैं लोग। तो दीनदयाल जी को मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकम अ 100% यूजर। आपको एक लॉयल कंज्यूमर होना है अपने ब्रांड्स का, क्योंकि लॉयल्टी अपने आप में एक ऐसा गुण है कि वो आपको अट्रैक्ट कराती है, उन लोगों के पास लेकर जाती है जो आपके जैसे लोग होते हैं। आप उस तरह के लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं जो आपकी एनर्जी, आपकी मानसिकता के लोग होंगे। तो पहला स्टेप तो यही करना है कि अपने आप से पूछना है, क्या आप 100% यूजर हैं? क्या आप वो सारी चीजें यूज करते हैं जो आपकी कंपनी आपके लिए बनाती है प्रोडक्ट्स, और यूज भी करते हैं तो आपका इंटेंशन क्या है, आपका भाव क्या है? मतलब जस्ट वो आपके लिए प्रोडक्ट्स हैं, आपकी फीलिंग क्या है उन प्रोडक्ट्स के प्रति, या आप उन प्रोडक्ट में अपने ड्रीम्स को देख पाते हैं? आप देखते हैं कि ये सिर्फ साबुन नहीं है, ये प्रोडक्ट वो साबुन है जो आपकी गरीबी की मैल को धो सकता है। आपकी फीलिंग क्या है उन प्रोडक्ट्स के प्रति, क्योंकि इससे आपका जो एक इमोशनल अटैचमेंट है उन प्रोडक्ट के प्रति वो बढ़ता है, गहरा होता है। और मुझे याद है, मैं तो अपने ब्रांड के अलावा किसी प्रोडक्ट को कभी नहीं यूज करती थी, और मैं जहां जाती भी थी वहां पे भी मैं डिमांड करती थी कि इसी ब्रांड के प्रोडक्ट होने चाहिए। तो आपका लॉयल होना बहुत जरूरी है। जब आप लॉयल्टी के साथ 100% बिलीव के साथ किसी पर्सन को प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं, तो मुझे लगता है वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो है वो सामने वाले व्यक्ति के कनेक्शन में आती है, आपका ऑरा उससे कनेक्ट करता है, आप उसको इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं, आपकी लॉयल्टी रिफ्लेक्ट होती है सामने वाले के अंदर, और आप जितना प्राउड फील करेंगे अपने ब्रांड के ऊपर, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपके लिए चीजें उतनी आसान हो जाती हैं। तो हमेशा रीपर्चेज अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो लोगों को प्रोडक्ट से जोड़ें, प्रोडक्ट की अच्छी जानकारी रखें, कंपैरेटिवली आप कैसे अदर प्रोडक्ट से कंपेयर करके आप इन प्रोडक्ट की क्वालिटीज को बता सकते हैं, ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत ये है कि उन्हें पता नहीं है कि उनके प्रोडक्ट में क्या क्वालिटीज हैं, तो बस वो लेके जा रहे हैं, वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। तो जब आपके पास अच्छी नॉलेज होगी, आप खुद लॉयल होंगे, आप अच्छी तरह से प्रोडक्ट के कंज्यूमर होंगे, देन आप ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे, आप ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे और लोग आपकी बातों पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। आपके अपने खुद के रिजल्ट्स होंगे प्रोडक्ट्स के, आप उन रिजल्ट को लोगों के साथ शेयर करें, उनके टेस्टिमनीज बनाएं, लोगों को और ज्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, ग्रुप्स में बताएं। तो जितना ज्यादा वो रिजल्ट्स को देखते हैं उतना ज्यादा उनका बिलीव प्रोडक्ट्स के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जरूर करना चाहिए। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल सुरभि। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग। संदीप जायसवाल जी का प्रश्न है, एक स्टूडेंट डायरेक्ट सेलिंग को करते हुए अपने स्टडी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? ओके। और आपने जब स्टार्ट किया तो उसमें आप स्टूडेंट थे? यस सर। तो आप बहुत प्रैक्टिकली उसका रिप्लाई कर सकते हैं। यस सर। मुझे लगता है संदीप जी कि जब भी कोई स्टूडेंट होता है, और ये बहुत जरूरी है कि आप जब स्टूडेंट हैं तभी आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। और आज नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुका है जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा, मुझे लगता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे पहले इस इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहिए और अपने करियर को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिस तरह से आप सोचते हैं कि आपको ये पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एडवोकेट बनना है, आज एक बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। आप इसे अपने करियर के रूप में देखें। और जैसे ही मैं बोलती हूँ करियर, इट मीन्स कि आपको साल देने हैं,
अब करियर की बात हो रही है, अब टाइम पास की बात नहीं हो रही कि कुछ दिन करके हम देखते हैं, क्योंकि लोगों का एटीट्यूड होता है चलो करके देखते हैं, चलेगा तो चलाएंगे, नहीं चलेगा तो पापा की दुकान, पापा का बिजनेस, नहीं तो ये कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज आप अपने विकल्प हटाइए, आपके पास जो भी अदर ऑप्शनल चीजें हैं उनको हटाइए। पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत सारी चीजें करते हैं, मैंने खुद भी देखा है, मेरे साथ के भी जो स्टूडेंट्स थे पढ़ाई के साथ वो हॉबीज कोर्सेज किया करते थे, बहुत सारे लोग पढ़ाई के साथ क्रिकेट खेला करते थे, स्विमिंग सीखा करते थे, हॉबी कोर्सेज ज्वाइन किया करते थे, तो सबने सब कुछ पढ़ाई के साथ ही किया है। तो अगर इतनी सारी चीजें मैनेज की जा सकती हैं तो व्हाई नॉट दिस इंडस्ट्री? You can do it because it's all related to management, it's all related to time management। और आज कोई भी काम अगर आप शेड्यूल में करें तो आप देखेंगे आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं, क्योंकि 24 आवर्स सबके पास है। आप देखिए कि आपको स्टडी के लिए इतना टाइम देना है, इसके बाद ये समय मुझे यहाँ के लिए देना है। तो जैसे ही आप मैनेजमेंट में आते हैं, टाइम मैनेज करना शुरू करते हैं, आपके लिए चीजें बहुत ईजी हो जाती हैं। और जिन्हें ये नहीं आता है, जो ऐसा नहीं करते हैं, तो स्टूडेंट होते हुए पढ़ाई में भी वो अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपके पास टाइम मैनेजमेंट है नहीं, आपने कोई टाइम टेबल बनाया नहीं है, तो आपको एक जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा आप उसमें अच्छा स्कोर करेंगे, बाकी में आप फेल हो जाएंगे। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने टाइम टेबल नहीं बनाया और आपने सबको टाइम डिवाइड नहीं किया कि कितने घंटे आप किस सब्जेक्ट को देने वाले हैं। तो यहाँ पर भी वही चीजें हैं, अगर आप एक बार देख लें कि आपको पढ़ाई के लिए इतना समय देना है, इसके बाद ये काम के लिए मुझे इतना समय देना है, 2 से 3 घंटे इनिशियली स्टेज में बहुत सफिशिएंट है। अगर आप एक बिगनर हैं तो 2 से 3 घंटे 4 घंटे ही आपके लिए सफिशिएंट होगा, और वो टाइम फिर उस काम के अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं देन वो टाइम का मतलब है कि फिर वही काम करना है, फिर दूसरे काम करना है, फिर दूसरे काम सब नहीं करना। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सुरभि। अंतिम प्रश्न ले रहा हूं, ऋषि कुमार का प्रश्न है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की धारणाएं इतनी नेगेटिव क्यों हैं? कंपनी अच्छी है अगर, एक प्रश्न तो ये हो गया इनका, इसी में दूसरा प्रश्न ये पूछ रहे हैं, कंपनी अच्छी है अगर अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो अकेले कैसे अपना बिजनेस बिल्ड करें? बिल्कुल सही सर। अपलाइन सपोर्ट एक बहुत इस इंडस्ट्री में अपलाइन का सपोर्ट बहुत बड़ी चीज है कि अगर आपके पास अपलाइन का एक सपोर्ट सिस्टम है देन आप गलतियां करने से बचते हैं, आप उनके अनुभव से सीखते हैं, तो बहुत सारी गलतियां करने से बच जाते हैं, बहुत सारा समय आपका खराब होने से बच जाता है। और मुझे लगता है कि अगर आपके पास अपलाइन सपोर्ट नहीं है तो आपका एटीट्यूड आपकी सफलता में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर आपके अपलाइन ने आपको सिस्टम दे दिया है, ज्वाइन करा दिया है, तो आप उनकी जिम्मेदारी का मतलब, अगर वो इसके आगे आपको कुछ भी ना बताएं तो भी अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे की यात्रा कैसे करें। वो बताते हैं देन यू आर ब्लेस्ड, अगर वो नहीं बताते इवन देन यू आर ब्लेस्ड, बिकॉज नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी। आपके पास वो मौका है अपने आप को साबित करने का कि आप अब ग्रो करके दिखाइए, आप हीरो बन सकते हैं। अब आप जिम्मेदारी लीजिए। अपलाइंस आपको रास्ता ही दिखा सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। तो जितना उन्होंने बता दिया, जितना उन्होंने आपको दे दिया है, आप उसके प्रति कृतज्ञ रहें, उतने के प्रति कृतज्ञ रहें, और उसके बाद अपनी यात्रा खुद करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी यात्रा है और करनी आपको पड़ेगी। और रही बात जो इन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा है कि नेगेटिविटी, ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री के प्रति नेगेटिविटी है लोगों के मन में, क्योंकि बहुत साल तक लोगों ने लोगों को स्ट्रगल करते ही देखा। बहुत सारे लोगों को देखा गया कि वो 2 साल 3 साल 4 साल से बिजनेस में हैं, या तो उनके कार्य करने के तरीके में गलती हो, पद्धति में गलती हो, और अगर आप लंबे समय तक सफल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क आता है। लोग आपको उदाहरण देकर बोलते हैं देखो वो भी तो 4 साल से कर रहा है, वो सफल नहीं है, तो लोग पूरी की पूरी इंडस्ट्री को ब्लेम करते हैं, जबकि हो सकता है कि उस व्यक्ति के कार्य करने का तरीका ही सही ना हो, ये भी हो सकता है। तो और दूसरी तरफ से मुझे लगता है कुछ ऐसी कंपनीज भी आती हैं जो स्कीम्स को लेकर आती हैं जो एथिकल नहीं होती हैं, तो ऐसी, अब क्योंकि एक बिगिनर होता है, उसे इस इंडस्ट्री को जानने में, समझने में समय देना होता है, स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके आपके पास वो नॉलेज आती है कि उन सारे चमकते पत्थरों में कैसे आप उस डायमंड को उठा सके। इसके लिए भी नॉलेज की जरूरत होती है। तो आपको थोड़ा समय देना है, सीखना है कि एक सही कंपनी का भी चुनाव कैसे करें, और जब आपने चुनाव कर लिया है तो पेशेंस के साथ टिक जाएं। आपकी सफलता कितने सारे नकारात्मक विचारों को बदल सकती है, आपकी अपनी सफलता कितने लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकती है, कितने लोग आपका उदाहरण देंगे और बोलेंगे कि देखिए ये सफल हुए हैं तो आप भी हो सकते हैं। तो अगर आपके आसपास ऐसे व्यक्ति नहीं है तो आपके पास मौका है, आप सफल होकर दिखाइए और लोगों को एक उदाहरण प्रस्तुत करिए कि लोग आपको अपना उदाहरण माने।
दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। सुरभि, आप बोले जा रही थी और मैं उसमें खो रहा था और मैं ये सोच रहा था कि कितनी कम उम्र में आपके पास में कितनी अच्छी विजडम है, कितना अच्छा आप जो चीज आप बोल रहे हैं ना वो अनुभव से निकली हुई चीज थी। और मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग की यही सबसे बड़ी खूबी है कि ये बहुत कम उम्र में आपको बहुत मैच्योर बना देती है। उसी मैच्योरिटी के साथ आपने प्रश्नों का जवाब दिया। समय की लिमिटेशन है सुरभि, बहुत आगे हम लोग इंटरव्यू को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आपके पास बहुत नॉलेज है और चैट विद सुरेंद्र वत्स तो इंडस्ट्री की सेवा करने के लिए ही बना है। फिर किसी प्रोग्राम में और बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे और बहुत सारे प्रश्नों की लिस्ट है वो अगले किसी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपने समय निकाला, स्पेशली प्रयागराज से आप यहाँ पे आए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत सारी स्पेशली वुमेन्स के लिए आप एक आइडियल हैं, रोल मॉडल हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए। एक बार फिर व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी चैट विद सुरेंद्र वत्स की फैमिली की तरफ से एक छोटा सा उपहार आपके लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सर। सो ये थी सुरभि सिंह, यूथ आइकॉन है, सभी यूथ को प्रेरित करती हैं और आज उन्होंने आपको भी प्रेरित किया, आपको बताया कि किस प्रकार आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार आपका एटीट्यूड होना चाहिए और स्पेशली बीइंग ए वुमेन आप किस प्रकार से आगे काम कर सकते हैं और किन किन लोगों से आप प्रभावित हैं, किन किन से मिलना चाहते हैं। कमेंट्स में उनके नाम लिख दीजिए, हम प्रयास करेंगे उनको उसी प्रकार से बुलाएं जिस प्रकार सुरभि सिंह जी को आज हम आपके बीच में लेके आए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो